ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है समाज शास्त्र। इसमें भाग ले रही हैं नई दिल्ली के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में समाज शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर राज्य लक्ष्मी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं विनीता। आप सुन रहे कार्यक्रम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां परीक्षार्थियों से किसी विशेष सब्जेक्ट पर हम आमंत्रित करते हैं सवाल और व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए वो हमें भेजते हैं। स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट उन सवालों के जवाब देते हैं। आज स्टूडियो में उपस्थित हैं सोशियोलॉजी विषय पर आपके सवालों के जवाब के साथ डॉक्टर राज्य लक्ष्मी, जो कि जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सबसे पहले मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। हर बार की तरह इस बार भी बहुत सवाल है, लेकिन सबसे पहले हम अपना जो पहला सेगमेंट है, जो कि रेगुलर है, एक्सप्लेनर सेगमेंट, उसको सुनते हैं। उसके बाद मुखातिब होंगे अपने दोस्तों से। महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण महिलाओं की प्रगति है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वीकार और सम्मिलित करना है। इसका अर्थ उन्हें समाज में वृद्धि और विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना भी है। स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को अस्वीकार करना भी महिला सशक्तिकरण ही है। भारत महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की तरफ बढ़ रहा है। इस दृष्टिकोण में पुनः महिलाओं की परिकल्पना विकास के परिणामों का लाभ उठाने वाली के बजाय भारत की प्रगति और विकास की वास्तुविद के रूप में की गई है। लेकिन भारत में महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब भी अनेक चुनौती विद्यमान हैं। 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता का अंतर गंभीर है। देश में 82% वयस्क पुरुष शिक्षित हैं, जबकि केवल 65% वयस्क महिलाएं ही शिक्षित हैं। उच्चतर शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव विस्मित करने वाला है, जिससे रोजगार में महिलाओं की स्थिति बहुत प्रभावित होती है। 2018-19 में 80% पुरुषों की तुलना में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर केवल 26% थी। निम्न महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर के कारण घरेलू कार्यों और घरेलू सदस्यों के लिए बिना वेतन की देखभाल सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी उच्च होती है। यद्यपि सरकार ने हाल के सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में महिला केंद्रित प्रयास प्रभावी ढंग से किए हैं, जिसके कारण कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव दूर करने, गर्भ में जांच के माध्यम से बेटे का चयन करने की कुप्रथा को रोकने और बालिकाओं का जीवन बचाने और उनकी सुरक्षा तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से विशेष प्रयास किए हैं। इसके कारण लिंग अनुपात 2015-16 में 991 से बढ़कर 2019-21 में 1020 हो गया। 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार के लिए पोषण अभियान आरंभ किया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं। इससे घरेलू स्तर पर लकड़ी जलाने से प्रदूषण कम करने में सहायता मिली, जिसका सबसे अधिक प्रभाव घर में महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन से देश भर में स्वच्छता बुनियादी ढांचा बनाया गया और जागरूकता फैलाई गई। ये ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं का सशक्तिकरण सतत विकास के लिए अपेक्षित आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला सवाल इस सेगमेंट को सुनने के बाद तो मेरे जहन में ये आता है, भारतीय महिलाओं में तो शक्ति बहुत है, फिर भी निरंतर चैलेंजेस उनको फेस करने होते हैं। खासकर अगर हम बात करें निम्न सामाजिक वर्गों की, तो ये सब क्यों होता है और क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि भारत काफी वर्गों में बटा हुआ है और हर एक वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जो लो क्लास के हैं उनकी तो डबल समस्या। एक तो पॉवर्टी से जूझना पड़ता है, उससे क्या होता है कि एक जनरल सोसाइटी में भी वो पॉवर्टी से जूझते हैं और फिर घरों में भी।
तो इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा होता है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ, आप देखिएगा कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, जो अर्बन प्रॉब्लम्स होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो सब बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, और स्पेशली हमारा जो पुरुष समाज है, दैट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, औरत को हमेशा जो घर के कामों में भी करते, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वर्ग को बाहर भी काम करना पड़ता है और घर में भी काम करना पड़ता है, तो देयर इज अ डबल बर्डन प्रॉब्लम, इसीलिए ऐसा हो जाता है। हाँ जी। तो चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। पहला सवाल है, मैं रोमा हंस पंजाब से। मेरा सवाल ये है कि समाज शास्त्र से कैसे संपर्क करें और सीखते समय दिमाग में क्या होना चाहिए और आप इसे कैसे देखते हैं? अक्सर जब हम समाज शास्त्र की बात करते हैं, सबसे पहले सबके जहन में ये आता है कि समाज क्या है, समाज को क्या पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि आज भी जब भी मैं किसी से मिलती हूँ, सबसे पहले पूछते हैं आप क्या पढ़ाते हो, मैं कहती हूँ समाज शास्त्र। तो कहते हैं समाज शास्त्र में पढ़ते क्या है, मैं कहती हूँ समाज को पढ़ते। कहते समाज को क्या पढ़ना है, समाज में क्या पढ़ने के लिए। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि समाज के पढ़ने के अलग अलग वो होते अप्रोचेज होती हैं, और सोशियोलॉजी एक बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है सोसाइटी की, जिसमें कि ये बताया जाता है किस प्रकार से एक व्यक्ति समाज में जुड़ता है और किस प्रकार से समाज एक व्यक्ति को अपने से जुड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि पहले कौन आया था, मुर्गी या अंडा, उसी प्रकार से आज तक कोई ये नहीं समझ पाया पहले व्यक्ति आया या समाज आया, लेकिन हम ये समझते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों एक साथ आए और उसी के नजरिए से हम उसको पढ़ते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से सिमिलर मिलता जुलता हमारा दूसरा सवाल भी है जो उदय प्रताप सिंह ने भेजा है। ये सवाल है, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? देखिए, संस्कृति हो गया वे ऑफ लाइफ, यानी कि आपका रहना, पहना, खाना, ये सब आपकी संस्कृति हुई, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। एक कल्चर हो जाए जिसमें कि जनरेशन यानी हर एक उसमें आप समझते हैं और खेलते हैं। सिविलाइजेशन होती है रिफाइंड यानी लर्नेड, जैसे संस्कृति हुई एकदम प्रिमिटिव यानी कि बिल्कुल बेसिक हुई, और सिविलाइजेशन हुआ उसका रिफॉर्म यानी कि उसका बढ़ावा, जिस तरह से हम सीखते हैं। जैसे हमने बोला कि मैं चल रही हूँ, लेकिन किस तरह से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस तरह से रूल्स को फॉलो करना है, वो आपका सिविलाइजेशन होगा। तो कल्चर और सिविलाइजेशन में यही अंतर है। और अगला सवाल है हरियाणा से, जो पुनीत भारद्वाज ने हमें पूछा है। मैं पुनीत भारद्वाज, मैं हरियाणा के झज्जर से बोल रहा हूं, और मेरा सवाल है, विशिष्ट क्षेत्रों के उदाहरण देते हुए प्रमुख जाति और वोट बैंक की अवधारणाओं की व्यवस्था करें। देखिए, ये जो डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो सवाल में है, वो M.N. श्रीनिवास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्र वैज्ञानिक है, उन्होंने ये वर्ड को कॉइन किया, जिसमें ये कहते हैं कि डोमिनेंट कास्ट यानी कि क्योंकि भारत में सबकी पहचान उसकी जाति से होती है, कि हमारे समाज में स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में सबसे मुख्य है जाति प्रथा, और इसी से व्यक्ति अपनी पहचान डालता है। तो M.N. श्रीनिवास ने ये कहा था, अगर हम पूरे इंडिया में देखते हैं तो हर एक जगह पे हर एक की डोमिनेंस अलग है। कुछ इकोनॉमिक डोमिनेंस हो सकती है, यानी कि आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, सामाजिक या राजनीतिक या संख्या के तौर पे। तो ये जो संख्या का है, ये वोट बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो भी एक स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ है, बिकॉज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है कि आपकी जो संख्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो वोट करते हैं, हम लोग अपना नेता चुनते हैं। तो क्या होता है कि जो जिस जाति का है उस जाति से ही आप उसको ही खड़ा करते हैं, सो दैट क्या होता है कि एक एफिलिएशन बढ़ता है। लोगों का ये मानना और कहना है कि हर एक क्षेत्र में जो जाति का है उस जाति के उसके बारे में ज्यादा समझ सकता है, तो वो जुड़ के एक साथ होके संगठित होके उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे ये बहुत पॉपुलर होता है। संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसी की वजह से, बिकॉज वोटिंग इलेक्शंस इसमें संख्या का बहुत ही महत्व होता है। दोस्तों, आप भी चाहें तो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपने सवाल हमें ऑडियो फॉर्म में ईमेल करने हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9289094044, या फिर आप हमें abhyas.airnews@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, मैम आप इस बात को एग्री करेंगी, और खासकर ये जो एग्जामिनेशन के दौरान जो एक टेंशन होता है, तो इसको रिलीव करने के लिए, अपने लाइफ को और स्मूथ बनाने के लिए
अभ्यास में हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर राज्य लक्ष्मी बैठी हैं और उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं हमारे श्रोताओं के। हम सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। हमारा अगला सवाल है जो कि संचिता माथुर ने भेजा है। भारत में आदिवासियों के एकीकरण और स्वायत्तता पर विभिन्न विचारों का विश्लेषण करें। देखिए, भारत एक बहुत ही कल्चरली डाइवर्स कंट्री है। दूसरा, भारत में अनुसूचित जनजाति और बहुत अलग अलग रीजन्स में है और उनकी संख्या भी अलग अलग है। तो एक साथ वो एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट में एक वो है, उस तरह से हम नहीं देख सकते। तो एक्चुअली हमारे जो अगर हम देखते हैं इंडिया के मैप में, तो कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति है, जो कि कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड हो गए हैं। यानी कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस हैं जिनके तहत उन लोगों को काफी रिजर्वेशंस मिला है, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, इस तरह से। तो उस वजह से कई ट्राइब्स हैं जो बिल्कुल कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड हो चुके हैं मेन समाज में। फिर कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, यानी कि एकदम प्रिमिटिव स्टेज में है, फॉरेस्ट में है और बिल्कुल छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनका कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल ही एकदम आइसोलेटेड है और वो कल्चरली बहुत रिच है। तो गवर्नमेंट भी और कई एनजीओज भी चाहते हैं कि वो आइसोलेटेड है, क्योंकि उनकी जो अपनी संस्कृति है उसको हम उभार कर लेके आए। क्योंकि उनका जो हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम्स हैं, उनकी जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है वो बहुत स्ट्रांग है और उसको प्रिजर्व करने के लिए उनको एक आइसोलेटेड उसमें रखा गया है। तो और कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि कुछ इंटीग्रेटेड है और कुछ नहीं इंटीग्रेटेड है, यानी मिडिल लेवल ऑफ डेवलपमेंट में है। दोनों ही है। तो आप देखेंगे कि एक एक्सट्रीम में है जो कि कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड है, क्योंकि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बहुत सारे उनके आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत काफी आर्टिकल्स हैं जिनमें कि उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला गया है। कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं बिल्कुल एकदम वनों में भी आज भी है और वनों में भी डिपेंडेंट है, बिल्कुल फॉरेस्ट इसमें एकदम प्रिमिटिव स्टेज में है। सो अगर हम इंडिया में ट्राइबल डेवलपमेंट या ट्राइबल इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो एक एक्सट्रीम में कुछ ट्राइब्स हैं, एक एक्सट्रीम में कुछ दूसरे ट्राइब्स हैं और बीच में कुछ हैं जो कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व भी किया हुआ है और इंटीग्रेटेड भी है वाइडर सोसाइटी के साथ, यानी कि बाहरी समाज के साथ। तो अब अगला सवाल लेते हैं। मेरा नाम अमित चौरसिया है। मैं उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न समाजशास्त्र विषय से जुड़ा हुआ है। समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में क्या अंतर है? यदि भारत पूंजीवाद को अपनाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको इनकी परिभाषा को जानना चाहिए। जैसे कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी, तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि वो समाज जिसमें कि पैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट मोटिव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां पे आपको ये देखा जाता है वही उसी चीज के उत्पादन होते हैं जिसमें कि प्रॉफिट आप लेके आ सकते हैं, यानी मार्केट, हर चीज को बेचा और खरीदा जा सकता है, जिसमें कि कार्ल मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है और कैपिटलिज्म में, जिन्होंने कैपिटलिज्म को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जो कि कहा गया है कि कैपिटलिज्म में दो वर्ग होते हैं, एक जो आपको जॉब देता है और एक जो आपके लिए जॉब करता है, यानी कि दो जिनके पास साधन उत्पादन के होते हैं, जैसे ओनर्स होते हैं, और जो होते हैं नॉन ओनर्स जिनके पास साधन नहीं होते हैं। बस दो ही प्रकार के वर्ग होते हैं और ये दो वर्गों के संघर्ष में ही समाज चलता है। और मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उदाहरण के वेरी लाइट एग्जांपल मैं आपको दूं तो वॉशिंग मशीन, जैसे अगर वॉशिंग मशीन की अगर हमें जरूरत है तो क्या होता है, उसकी बहुत ही उत्पादन हो जाते हैं। जैसे ही कि सबके पास वॉशिंग मशीन आ जाती है तो उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। फिर क्या होता है, अगर उसको आपको प्रॉफिट करना हो तो आप वॉशिंग मशीन में और नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इस तरह से मार्केट डोमिनेट करता है और जहां जरूरत होती है उसी प्रकार से उत्पादन भी होता है कैपिटलिज्म में। और दूसरा सोशलिज्म हो गया वेलफेयर, यानी कि समाज की उन्नति के लिए जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही उसको मिलना चाहिए। पूंजीवादी में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा है उसके पास ज्यादा है, वो कर सकता है और वो अपने वर्ग को आगे लेके जा सकता है, अपनी परिस्थिति को आगे लेके जा सकता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। सोशलिज्म है जो वेलफेयर कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एक स्टेट होता है जो देखता है कि किसकी क्या जरूरत है, उस प्रकार से उसको फुलफिल करा जाता है, उसको दिया जाता है। भारत में शुरू से मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि कुछ
सेक्टर्स जो है वो कैपिटलिस्ट है और कुछ सेक्टर्स हैं जो सोशलिस्ट है। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपका जैसे पोस्टल हो गया, जैसे आपका मीडिया हो गया, वो ज्यादातर बहुत सालों तक स्टेट में कोई वेलफेयर उसमें है। जैसे एजुकेशन हुआ, वेलफेयर यानी स्टेट उस पर खर्चा करता है। और कई है जैसे कि वो प्राइवेट हो गए, जैसे मॉल्स हो गए, आपके शॉप कॉम्प्लेक्सेस हो गए, या वो सब हो गया, वो आपका कैपिटलिज्म में आ गया। जी, फिलहाल कुछ सवाल हमारे पास और भी बचे हैं, लेकिन हम सुन लेते हैं फैक्ट फाइल, उसके बाद फिर मुखातिब होंगे, फिर बातें होंगी। आइए इस सेगमेंट को सुनें। अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमारात और चीन भारत के शीर्ष निर्यात स्थल हैं। चीन, संयुक्त अरब अमारात और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत हैं। नवंबर 2021 के अंत तक भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार था। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत का स्थान था। प्रधानमंत्री आवास योजना महिला सदस्य या संयुक्त नाम पर मकानों के स्वामित्व उपलब्ध कराने के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देती है। वैश्विक आवासन प्रौद्योगिकी चुनौती भारत का उद्देश्य आवास निर्माण क्षेत्र के लिए टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदा सहनशील मकानों के लिए दुनिया भर से नूतन निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान कराना और उन्हें एक मंच पर उपलब्ध कराना है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे देश में सेमीकंडक्टर के विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन के लिए कुल 76 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चीन विश्व में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक है। प्रलय भारत की स्वदेश विकसित सतह से सतह पर 150 से 500 किलोमीटर तक मार करने वाली नई पीढ़ी का प्रक्षेपास्त्र है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों का जीआई के रूप में पंजीकृत कराया गया है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें हो रही है कार्यक्रम अभ्यास में। अभी हमने फैक्ट फाइल सुना, इसके बाद ये अगला सवाल जो है इसे सुचिता रावत उत्तराखंड से पूछती हैं और साथ ही गौरव मोरेगांव असम से भी पूछते हैं। मैं सुचिता रावत उत्तराखंड से बोल रही हूँ। क्या आपको लगता है कि नरवंश विज्ञान विश्वसनीय और वैध डाटा प्राप्त करने में हमारी मदद करता है? सोशियोलॉजी जो है वो हम व्यक्तियों को पढ़ते हैं जी, ठीक है, व्यक्तियों को समझते हैं। समाजशास्त्र में हर एक व्यक्ति की सोच विचार अलग अलग होती है, उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो वो बोलते हैं, जिस प्रकार से उसका रिएक्शन करते हैं वो अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी हम व्यक्तियों को जो भी पढ़ते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में सोसाइटी को बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से कई मेथड्स को डिवाइस किया है, कई मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया है। उसमें एथनोमेट्रोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट को लेके उस कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार से अनेक व्यक्ति उसमें जुड़े हुए हैं, तो वो काफी फायदा होता है। यानी मेथड्स, यानी कि कुछ सिंबल्स ले लिया आपने, कुछ जिस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिएगा, अगर आपको क्रिमिनल्स को पढ़ना है तो आप जेल में जाएंगे, फिर वहां पे आप उसको स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर पे जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है क्रिमिनल्स को बाहर पढ़ने में, क्योंकि क्राइम जो होता है वो आपके लिए सही हो, मेरे लिए गलत भी हो सकता है। कोई भी एक क्राइम हो वो भी बड़ा रिलेटिव होता है, क्योंकि किसी के लिए सही होता है, किसी के लिए गलत होता है। लेकिन अगर हम ये किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहना चाहेंगे कि आज मार्केट की क्या परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से मार्केट में लोग किस प्रोडक्ट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो पढ़ना चाहें, तो हम एक पर्टिकुलर मार्केट में जाएंगे और वही रिसर्च करेंगे, उसी कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च करेंगे, उसी सिचुएशन में रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये एक मेथड है रिसर्च करने का। तो आपका ये सवाल था, क्या ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है? हाँ, सोशियोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि आप क्या करते हैं, कई सिंबल्स को लेते हैं और उस सिंबल्स के मेटाफर को लेके सिंबल्स को यूज करते हुए भी पढ़ते हैं। और अब दोस्तों हम आपको जानकारी दे दें आने वाले कुछ एग्जाम्स की। आरबीआई असिस्टेंट मेंस ऑनलाइन परीक्षा 8 मई 2022 को होनी है। कर्मचारी चयन आयोग की
मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2020 का प्रश्न पत्र द्वितीय 8 मई 2022 को होगा और एसएससी संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा टियर 1 परीक्षा 2 मई से 10 जून तक होगी। अब बस 1-2 सवाल और बच गए और ये सवाल है कटिहार से और इसको पूछ रही है मैत्री मिश्रा। मेरा प्रश्न समान नागरिक संहिता की दिशा में भारत के कुछ हालिया राज्यों की सरकारों द्वारा हाल के घटनाक्रमों के संबंध में है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह भारत जैसे समाज के लिए संभव है? आज के दौर पे सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है और हर एक यंग पर्सन, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आप लोग कितने घंटे अपने फोन को अपने से अलग रखते हैं, घंटे से वो लोग सब हंसने लग गए। फिर मैंने उनसे पूछा कितने मिनट, तो फिर कुछ लोगों ने बोला मैम सोते समय, और कुछ लोगों ने बोला मैम नहाने और खाते समय थोड़ा बहुत हम उसको अलग रखते हैं। तो ये हो गया आपका इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल। अब ये क्या होता है कि आज एक साइकोलॉजी हो गई। मैं आपका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है। जैसे मेरे पास फोन है, उसमें मैंने अपना एक फेसबुक में अपने फ्रेंड्स रखे, ठीक है, मैं देख रही हूँ अपने फेसबुक में, एक ने मेरे फेसबुक में डाला कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ वाह भाई वाह मेरी फ्रेंड शॉपिंग कर रही है। फिर दूसरा होता है वो ये लिख के देता है कि वो सिनेमा देख रहा है, तो मैं कहती वाह भाई वाह मेरी फ्रेंड सिनेमा देख रही है। फिर तीसरा फ्रेंड बोलता है कि मैं हॉलीडे के लिए गया हूँ, मेरी फ्रेंड कपड़े भी खरीद रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स इधर सिनेमा भी देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स शॉपिंग भी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि हो सकता है वो 1 साल में पहली बार शॉपिंग के लिए गई हो सकता है कि वो 5 साल में पहली बार अपने फैमिली के साथ हॉलीडे पे गए, लेकिन हम वो नहीं समझते। बिकॉज इंस्टेंट जो होता है उस समय जो ग्रेटिफिकेशन होता है कि एक समय में आपको कितने सारे हो जाते हैं, इस वजह से स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत हाई हो जाती है। तो आज के मैं ये नहीं कह रही सारे नेगेटिव है, पॉजिटिव भी बहुत है, आप बहुत सीखते हैं। मैं बता रही हूँ पिछले 25 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। आज मुझे कॉलेज में एंटर करते समय न्यूज़पेपर और सब चीजें पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स पहले पढ़ के आए होते हैं और पता नहीं चलता कौन क्या किस सब को सवाल करेगा। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है जी। और ये अंतिम सवाल हम ले रहे हैं, बिहार से ही हैं ये प्रत्युष, ये पूछ रहे हैं बीते कुछ समय से हमें यह देखने को मिला है कि हमारी युवा पीढ़ी का एक बड़ा तबका हिंसा एवं नशे के गिरफ्त में जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि समाज शास्त्र समस्या को कैसे देखता है और हमारे बंधुओं को सार्थक राह पर कैसे लाया जा सकता है। सबसे पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें ये समझना चाहिए कि आज हमारे समाज में ये सब क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा समाज बहुत बहुत तेजी से बदल रहा है और उस बदलाव को एक्सेप्ट करने में भी बहुत टाइम लग रहा है। तो इस वजह से क्या एक गैप आ रहा है कि चेंजेस और उसको किस तरह से हमने एक्सेप्ट किया। तो बच्चों में बहुत असर पड़ रहा है, ये यंग पीपल में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जमाने में 500 रुपए में हम बहुत कुछ खरीद सकते, आज 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही। बिल्कुल। तो इस वजह से क्या होता है कि पीयर ग्रुप का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस दूसरा ये है कि कंपटीशन भी, पहले क्या होता था कि कुछ जैसे पढ़ाई के पढ़ाई की बात है, गर्ल्स को इतना पढ़ते नहीं, एजुकेट नहीं करते थे। आजकल गर्ल्स भी बहुत एजुकेटेड होती हैं। तो मुझे याद है जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मेरे क्लास में सिर्फ 7 आउटसाइडर्स थे, वो भी नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स थी, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा एजुकेशनल सिस्टम का थोड़ा वो था, तो वहीं से आती थी। आज हमारे क्लास में 50 में से 40 बच्चे होते बाहर के होते, इसलिए क्योंकि सबकी जो वो एक इच्छाएं हैं, पेरेंट्स की इच्छाएं हैं लड़का लड़की के लिए समान हो गई। तो इसलिए क्या हो गया कि सब लोग शहर में आते, स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत बढ़ जाते, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो कंपटीशन और बदलाव, ये दोनों इतनी तेजी से हुए कि यंग पीपल आर नॉट एबल टू अडेप्ट, उस तरह से इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हमारे सोसाइटी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गई हैं। अब इसको सोशियोलॉजिकल सॉल्यूशंस ये हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इसमें हमें बहुत जरूरी है कि वर्कशॉप करें, अवेयरनेस करें और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलके रहें। क्योंकि क्या हो गया कि सोशल मीडिया, जो पहला सवाल आपका था सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से, क्या हो गया कि आज मैं अगर मुझे कोई फ्रेंड नहीं है तो भी खुश हूं, मेरे 100 फ्रेंड्स हैं मीडिया में जी। तो इस प्रकार से तो खैर समय बहुत कम है तो मैं बता नहीं पाती, बट कभी और होगा तो इसके बारे में और भी हम चर्चा कर सकते हैं कि जिस तरह से आप हमारे
इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं, ठीक वैसे ही हम भी आपके सवालों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपके फीडबैक का भी इंतजार करते हैं, जो आप हमें व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 और ईमेल आईडी abhyas.airnews@gmail.com। और अब वक्त है उस लकी विनर का नाम अनाउंस करने का जिसने सबसे अधिक कन्विंसिंग आंसर दिया इकोनॉमिक्स विषय पर, जो हमारी एक्सपर्ट ने पूछा था। उनका नाम है साधना शुक्ला। और अब आज का सवाल जो हमारे एक्सपर्ट आपसे पूछेंगे, आज इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली है या ज्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम है? चलिए, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिसनर्स बहुत खुश होंगे इस सवाल का जवाब हमें भेजें। और इतनी सारी बातें, इतनी सारी जानकारियां अभ्यास कार्यक्रम में आपको मिलती हैं। ये कार्यक्रम आप अगले सप्ताह फिर सुन सकते हैं इसी वक्त, और साथ ही आप हमारे ट्विटर हैंडल @न्यूज अलर्ट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारा अगला विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इस विषय पर सवाल प्राप्त करने की अंतिम तारीख है 4 मई। अब मुझे यानी विनीता को और राज्य लक्ष्मी को दें इजाजत। नमस्कार। थैंक यू। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था समाज शास्त्र। इसमें भाग ले रही थी नई दिल्ली के जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में समाज शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर राज्य लक्ष्मी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।